कई बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि एक बहुत हीनियस अपराध कारित हुआ और पूरे देश ने न्यायालय से गुहार लगाई कि अपराधी को मैक्सिमम पनिशमेंट दिया जाए, यानी कि आजीवन कारावास या फिर सजाए मौत दी जाए। अब कई बार आजीवन कारावास तो दिया गया, लेकिन बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम्स में जैसे कि रेप विद मर्डर या फिर मर्डर, डबल मर्डर, मास मर्डर जैसी चीजों में कोर्ट ने अक्सर सजाए मौत नहीं दी, सिर्फ आजीवन कारावास या किसी और प्रकार का पनिशमेंट दे करके अपराधी को जाने दिया और केस को बंद कर दिया। क्या न्यायालय विडंबना नहीं समझता पीड़ित और उसके परिवार की? क्या न्यायालय इस देश का मुकद्दर नहीं अच्छे से लिखना चाहता? या क्या न्यायालय जनता के इस आक्रोश को समझना नहीं चाहता या समझता है पर उसका जवाब नहीं देना चाहता? वेलकम टू द एपिसोड ऑफ स्कूप, जहां पर आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जिसके अंदर न्यायालय ने अपना पक्ष समझाया अपने जजमेंट के थ्रू कि क्यों वो हर एक ऐसे केस में जिसे हमारी नजर में सजाए मौत के साथ लॉक कर देना चाहिए था या सील कर देना चाहिए था या डिस्पोज कर देना चाहिए था, क्यों न्यायालय उन सभी केसेस में सजाए मौत नहीं सुना सकता? क्या कोर्ट का डिस्क्रिशन सिर्फ और सिर्फ सुपरफिशियल होगा या कोर्ट का डिस्क्रिशन यहाँ पर एक बहुत इन डेप्थ थॉट के साथ आता है? ये बात न्यायालय ने अपना पक्ष रखने के लिए इस केस के थ्रू समझाई। केस का नाम है बच्चन सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस की डॉक्ट्रिन को डिस्कस किया गया। अब क्या होते हैं ये पूरे डॉक्ट्रिन, हम समझेंगे आगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस केस के बेसिक फैक्ट्स के बारे में। बच्चन सिंह जो है वो ऑलरेडी अपने वाइफ के मर्डर के लिए कन्विक्शन झेल रहे थे और जेल के अंदर बंद थे। पैरोल पे जब उनको कुछ समय के लिए छोड़ा गया तो वो पैरोल पे बाहर आए और बाहर आने के बाद में उन्होंने अपनी पत्नी के 3 और रिश्तेदारों की हत्या कारित कर दी, जिनमें से एक पत्नी की बहन, पत्नी के पति और पत्नी के बच्चे थे। अब इन सब की हत्या कारित करने के बाद में बच्चन सिंह के ऊपर जब दोबारा केस चला तो उनको सुनाई गई न्यायालय के द्वारा सजाए मौत। उनका वहीं पर यह कहना था कि सजाए मौत वो डिजर्व नहीं करते हैं। डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं इस बात के ऊपर उनको पता था कि वो इस बात का तो कहीं पर भी स्टैंड नहीं ले सकते कि जो अपराध उन्होंने कारित किया वो बहुत ज्यादा हीनियस या ग्रेव नहीं है। तो उन्होंने यहाँ पर डेथ सेंटेंस की ही कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी यानी कि संवैधानिक वैधता को चैलेंज कर दिया। यानी कि वो न्यायालय पहुंचे और उनका ये कहना था कि जो आपका डेथ सेंटेंस है यानी कि जो आपका एग्जीक्यूशन है, सजाए मौत का दंड है, ये अपने आप में संवैधानिक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 21 क्लियरली आपको राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी देता है। अब देखते हैं इसके बाद में कि क्या हुआ इस केस के अंदर पूरी तरीके से। सो as I said, he was convicted already in section 302 of IPC for murdering his wife. Later on, he was convicted for 3 other murders while he was on parole. So जो आपका ट्रायल कोर्ट था उन्होंने इनको डेथ पेनल्टी दे दिया। हाई कोर्ट ने भी इस डेथ सेंटेंस को कंफर्म कर दिया। तो अब बच्चन सिंह सीधे पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ मांगने के लिए, ये कहते हुए कि सजाए मौत को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। ये मानव अधिकारों का क्लियर कट हनन है और आर्टिकल 21 का भी अतिक्रमण है। अब देखते हैं कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या इश्यूज आए। सो प्राइमरली द इश्यूज दैट इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर whether death penalty is unconstitutional as it violated article 14, 19 and article 21। सबसे पहला सवाल, क्योंकि इसी बात को रिलीफ के तौर पे मांगा गया था बच्चन सिंह के द्वारा कि आर्टिकल 21 को क्योंकि एनक्रोच करता है डेथ पेनल्टी, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। तो जो सबसे सवाल पहला था सुप्रीम कोर्ट के सामने डिसाइड करने के लिए वो यही था कि क्या वाकई में अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा डेथ पेनल्टी को? क्या ये वाकई में मानव अधिकारों का हनन है और क्या ये वाकई में आपका कॉन्स्टिट्यूशन को अवैध बनाता है या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों का अतिक्रमण करता है? उसके बाद में दूसरा सवाल था whether unguided discretion of the judges in awarding death penalty is arbitrary। अब दूसरा सवाल ये था कि क्योंकि अभी फिलहाल कोई टेस्ट नहीं था ये बात डिसाइड करने के लिए कि जजेस डेथ पेनल्टी देंगे या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट देंगे या किसी और प्रकार का पनिशमेंट देंगे, तो यहाँ पर एक सवाल ये भी था कि इस तरीके से बिना किसी गाइडेड प्रिंसिपल पर चलना, बिना किसी स्पेसिफिक टेस्ट पर चलना, बिना किसी स्पेसिफिक गाइडलाइन पर चले हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस या डेथ पेनल्टी सुना देना, क्या ये अपने आप में आर्बिट्ररी होगा या ये उनका सोचा समझा डिस्क्रिशन, उनका विजडम है, एक तरीके से उनका विवेक है? तीसरा था अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन डेथ पेनल्टी बी अवॉर्डेड। तीसरा सवाल यही था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि
अगर डेथ पेनल्टी संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इस केस में कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी, क्या ऐसे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होंगे जिनके तहत न्यायालय डेथ पेनल्टी सुना सकता है या डेथ पेनल्टी दे सकता है। अब देखते हैं एक एक करके कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे जजमेंट को लिखा। यहाँ पे ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम क्रिमिनल लॉ पढ़ते हैं तो वहां पर ये समझना बहुत जरूरी है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस किसको कहा गया है, या किन परिस्थितियों में डेथ पेनल्टी जैसे पनिशमेंट्स को सुनाया जाएगा या इन्वोक किया जाएगा। पर ये केस इसीलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर न्यायालय अपना भी पक्ष रखते हैं, जनता को ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भले ही जनता का आक्रोश कुछ भी कहता हो, भले ही पीड़ित और पीड़िता के परिवार या पीड़ित के परिवार का आक्रोश कुछ भी कहता हो, चाहे हम उनके लिए सजाए मौत मांगे या सबसे निर्मम हत्या मांगे, हम किसी भी सूरत में न्याय को पीछे नहीं छोड़ सकते या हमारे देश के मूल कानून को, हमारे संविधान को पीछे नहीं छोड़ सकते। इसीलिए इस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट नॉट ओनली tried to give a doctrine for the future decisions, but it also tried to justify कि क्यों वो हर केस में डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते, डिस्पाइट डेथ सेंटेंस बीइंग दी हाईएस्ट पनिशमेंट फॉर मर्डर्स और रेप विथ मर्डर्स इन सर्टन पर्टिकुलर केसेस। तो यहाँ पर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। सबसे पहले, क्या डेथ पेनल्टी संवैधानिक है या ये असंवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि द डेथ पेनल्टीज आर एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बिकॉज दे सेड द डेथ पेनल्टी इज नॉट पर से अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अपने आप में ये असंवैधानिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आर्टिकल 14, 19 और 21 का किसी भी तरीके से यहाँ पर अतिक्रमण नहीं हो रहा है। अब सवाल उठता है कि अतिक्रमण क्यों नहीं हो रहा? अतिक्रमण इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि it is only awarded after a procedure established by law is followed with judicial discretion which is not arbitrary। तो जब हम बात करते हैं कि क्या आर्टिकल 21 का अतिक्रमण हुआ है, तो आर्टिकल 21 का अतिक्रमण तब माना जाएगा जब प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को फॉलो ना किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर संविधान क्लियरली आर्टिकल 21 में ये स्टेट करता है कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी यानी कि निजी स्वतंत्रता और या दैहिक स्वतंत्रता और उसका जीने का अधिकार यानी कि उसका राइट टू लाइफ उससे नहीं छीना जाएगा अनलेस देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि अनलेस कोई प्रक्रिया है जो आपका विधि विद्यमान करती है। आप अगर कोई विधि है जो ये कहती है कि आप इस व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी ले सकते हैं या इस व्यक्ति की लाइफ का राइट इससे ले सकते हैं, तब तो आप ऐसा कर पाएंगे। बट इफ देयर इज नो एज सच प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, देन द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कैन नॉट बी एनक्रोच्ड। तो यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस देयर इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड दैट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वाज एब्सोल्युटली फॉलोड with clear guidelines. Secondly, the court backed its statement or decision of calling these death penalties constitutional by saying that जब हम बात करते हैं डेथ पेनल्टी सुनाने की, तो जजेस कोई अपना डिस्क्रिशन हवाबाजी में यूज नहीं कर रहे हैं। वो आर्बिट्ररली डिसीजन नहीं लेते हैं कि किसको आज सजाए मौत देनी है और किसको लाइफ इंप्रिजनमेंट देना है या किसको कोई और सजा देनी है। वो अपना जुडिशियल डिस्क्रिशन यानी कि जुडिशियल विजडम यूज करते हैं। कोई भी उनके द्वारा दिया गया डिसीजन कभी भी आर्बिट्ररी नहीं होता है, बल्कि उनके विवेकाधीन अधिकार के स्वरूप में होता है। उनको अपना विवेक इस्तेमाल करने का अधिकार दिया हुआ है और उसी जुडिशियल विजडम को, उसी विवेक का इस्तेमाल करते हुए वो क्या करते हैं, अपना फैसला देते हैं। सो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिना सोचे समझे आपको डेथ सेंटेंस दे दिया हो। Thirdly, they said so section 302 IPC and section 354 subsection 3 of CRPC are absolutely valid and constitutional। तो पहला जो आर्ग्यूमेंट था यहाँ पे बच्चन सिंह का वो तो खत्म हो गया। बट अब दूसरा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो ये था कि अगर बात करी जाए डेथ पेनल्टीज देने की, तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी जिनमें हम डेथ पेनल्टीज दे सकते हैं, क्योंकि सभी केसेस में तो डेथ पेनल्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है। ठीक है, बहुत कम लिमिटेड केसेस में देता है। तो ऐसे कौन से केसेस होंगे या ऐसी कौन सी परिस्थितियां होंगी, सर्कमस्टांसेस होंगी जब हम डेथ पेनल्टी सुना पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कहा कि अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है तो हम उसमें डेथ पेनल्टी देंगे, लेकिन अगर केस रेयरेस्ट ऑफ रेयर के एम्बिट में फॉल नहीं करता है तो फिर वहां पर सजाए मौत नहीं सुनाई जाएगी। अब सवाल उठता है रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसको माना जाएगा। सो कोर्ट ने यहां पर ये फेमस डॉक्ट्रिन इवॉल्व करी। इट सेड डेथ पेनल्टी शुड बी इम्पोज ओनली इन दी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस वेयर द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ लाइफ इंप्रिजनमेंट इज अनक्वेश्चनेबली फोरक्लोज्ड। कोर्ट का कहना था कि जहां पर आजीवन कारावास का सवाल कंप्लीटली
बंद है, जिसके ऊपर डिस्कशन करना ही सही नहीं होगा, इक्विटेबल नहीं होगा, उन परिस्थितियों में ही सिर्फ क्या करोगे आप, डेथ सेंटेंसेस दोगे, जहां पर ऑल्टरनेट पनिशमेंट देना एक विकल्प ही नहीं है, एक ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ उन जगहों पर आपको क्या करना है, डेथ पेनल्टीज देनी है। नाउ द क्वेश्चन वाज व्हाट आर दीज सर्कमस्टांसेस जहां पर हम ऑल्टरनेट पनिशमेंट देने का विकल्प रख ही नहीं सकते हैं। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल एंड डेथ पेनल्टी इज एन एक्सेप्शन। और क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट रूल है, तो आपको किसी भी अपराध के लिए जिसका मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ सेंटेंस तक जाता है, वहां पर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही देना है। हाँ, अगर केस बहुत ही एक्सेप्शनल है, जहां पर बहुत एक्सेप्शनल आपकी हीनियसनेस दिखाई गई, वहां पर आप डेथ पेनल्टी दे सकते हैं। अब सवाल था कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेथ पेनल्टी को फेवर करेंगे और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को फेवर करेंगे। तो यहाँ पर न्यायालय ने कुछ आपको चीजें बताई कि कोर्ट को क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, जजेस को क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है एग्रीवेटिंग फैक्टर्स और मिटिगेटिंग फैक्टर्स मानते हुए। सबसे पहली चीज थी कि अगर आप देखना चाहते हैं कि डेथ पेनल्टी देनी है या नहीं देनी है, तो आपको क्या क्या चीजें देखनी है, कितना ब्रूटल, डायबोलिकल या फिर आपका रिवोल्टिंग मर्डर था। ठीक है, इफ द मर्डर्स वर वेरी ब्रूटल, डायबोलिकल या फिर दे वर वेरी रिवोल्टिंग, देन डेथ पेनल्टी के फेवर में बात जाएगी। ठीक है, मल्टीपल मर्डर्स थे, एक से अधिक मर्डर्स थे जो कि बच्चन सिंह के केस में थे। ठीक है, तो यहां पर आप डेथ पेनल्टी फेवर में जाएंगे। मर्डर ऑफ हेल्पलेस पर्सन थे, देन अगेन the decision will be in the favor of death penalty। and crime showing extreme depravity, जहां पर कोई अपराध जो है वो extreme deprived behavior दिखा रहा है अपराधी का, तो वहां पर भी हम क्या करेंगे, वहां पर भी हम डेथ पेनल्टी के फेवर में डिसीजन लेंगे। मिटिगेटिंग फैक्टर्स क्या है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डेथ पेनल्टी से बचा ले जाएंगे और लाइफ इंप्रिजनमेंट के फेवर में आएंगे, वो होंगी आपके एज ऑफ अक्यूज, अगर अक्यूज बहुत कम आयु का है, बहुत माइनर एज का है। पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म, कि किन परिस्थितियों में मर्डर हुआ है, क्या रिफॉर्मेशन के कोई चांसेस हैं। नो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड, इससे पहले पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मेंटल कंडीशन उस व्यक्ति की, और सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द क्राइम, कि अपराध जिन परिस्थितियों में हुआ है वो परिस्थितियां क्या थी। तो इन सारी बातों को, इन सबको हम मिटिगेटिंग फैक्टर्स मानेंगे। इन सब फैक्टर्स को भी न्यायालय ध्यान में रखेगा ये कहने से पहले कि सजाए मौत दिया जाना है या फिर आजीवन कारावास सुनाया जाना है। इसके बाद में ये कहता है द सेंटेंस मस्ट बी रीजन। सीआरपीसी 354 सबसेक्शन 3 क्लियरली सेज दैट द कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड स्पेशल रीजंस फॉर अवॉर्डिंग डेथ पेनल्टी। यानी कि न्यायालय बस अपने मन में आई हुई बात को जो है पूरा करने के लिए आपको डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता। इफ इट इज गिविंग यू डेथ पेनल्टी, इट हैज टू बैक इट्स डिसीजन विद अ रीजन ऑल्सो। क्या रीजन होंगे उनको लिखित में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। नाउ कैनॉट बी, द कोर्ट कैनॉट बी मैकेनिकल इन गिविंग इट्स डेथ सेंटेंसेस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस मैकेनिकली क्योंकि पनिशमेंट है तो हमने सुना दिया, हमारे पास पोजीशन, हमारे पास पावर थी तो हमने सुना दिया, ये नहीं किया जा सकता। ठीक है, दे मस्ट बी जस्टिफाइड विद रीजंस। अपील यहां पर डिसमिस कर दी गई, डेथ सेंटेंस फाइनली अपहोल्ड कर लिया गया इन दिस पर्टिकुलर केस, बट द कोर्ट लेड डाउन द स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉर द फ्यूचर केसेस। तो इस पर्टिकुलर केस में तो कन्विक्शन को वैसा का वैसा ही अपहोल्ड किया गया, यानी कि ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन जिसमें ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुनाया था, उस डेथ पेनल्टी को हाई कोर्ट कंफर्म कर चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको अपहोल्ड किया, बट फ्यूचर केसेस के लिए एक क्लैरिटी वाली गाइडलाइंस भी आपको यहाँ पर दे दी गई। सो दिस केस is of utmost importance and significance when it comes to understanding कि कौन से केसेस में हम डेथ सेंटेंस दे सकते हैं, कौन से केसेस में हम डेथ सेंटेंस नहीं दे सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट जो किस्सा का एपिसोड था उसके अंदर भी मैंने ये डिस्कस किया था कि कौन से ऐसे केसेस होंगे, कौन से ऐसे मर्डर केसेस होंगे जिनमें हमें, जिनको रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानना है। नैना सहानी मर्डर केस, जिसको हम तंदूर हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, जेसिका लाल हत्याकांड, which is again very famous and is going to be the this week's episode for दी किस्सा। वहां पर हमने ये डिस्कस किया है कि मर्डर्स हुए किस परिस्थितियों में हुए, हमने पूरे केस को इलॉबरेटली डिस्कस किया, पूरी कहानी हमने केस की डिस्कस करी है, और वहां पर न्यायालय ने दोनों ही केसेस में डेथ पेनल्टीज देने से मना कर दिया था। ठीक है, तो अक्सर जनता के मन में ये आक्रोश आता है कि डेथ पेनल्टी क्यों नहीं दी गई। डेथ पेनल्टी जबकि दी जानी चाहिए थी एक व्यक्ति को, अगर किसी एक की जान गई है और इतनी हल्की बात पर चली गई है तो सामने वाले की भी जान जानी चाहिए, सामने वाले को भी अपने कृत्य की कीमत अपनी जान गवा करके ही चुकानी पड़ेगी। बट लॉ इतना इमोशनली चीजों को नहीं ड्राइव करता है, लॉ हमेशा लॉजिकली चलता है। एक बहुत फेमस मूवी आई थी, जिस मूवी के अंदर, इंडियन बॉलीवुड की मूवी थी, जिसके अंदर एक डायलॉग था दैट जस्टिस इज अ नोशन एंड द लॉ इज अ टूल और अ मीन्स टू रीच दैट पर्टिकुलर नोशन। तो जस्टिस हमेशा होगी ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, लॉ हमेशा रहेगा और आप लॉ के रास्ते कई बार
मोस्ट ऑफ द टाइम जस्टिस तक पहुंच सकते हो, न्याय तक पहुंच सकते हो, लेकिन हर बार कानून का पालन करते हुए आपको न्याय मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में भी कोर्ट ने अपने ही इस पक्ष को समझाया कि हम न्याय कर रहे हैं। आपको शायद ना लगे कि ये न्याय है, बट हम न्याय कर रहे हैं क्योंकि हम भी पाबंद है लिखित कानून के द्वारा। ठीक है, चलिए, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर केस एंड इट इज हेल्पफुल, बिकॉज ये केस आपके एग्जाम से बहुत पूछा जाता है। बाय गाइज, मेक योर डे ग्रेट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ स्कूप। और आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। बाय गाइस।